गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे प्रकाश वाला चैप्टर चल रहा था और प्रकाश वाले चैप्टर में अपवर्तन के घटनाक्रम में हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया पढ़ ली थी। उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु किस किस स्थिति में जब उत्तल लेंस के सामने स्थित होती है तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंबों का साइज क्या होता है, प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि अवतल लेंस में किस किस स्थिति में वस्तु रखी होगी और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर निर्मित होते हैं। आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों की बात कर रहे थे, विभिन्न स्थितियों का मतलब कि उत्तल लेंस में एक वस्तु जब अनंत पर रखी हुई है, इसके अलावा जब वस्तु 2f1 से परे या 2f1 और अनंत के मध्य रखी हुई है, जब 2f1 पर रखी हुई है, इसके अलावा स्थिति थी 2f1 और f1 के मध्य रखी हुई है, जब f1 पर रखी हुई है और जब f1 में प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हुई है। इन विभिन्न स्थितियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन जब अवतल लेंस की बात हम करेंगे तो अवतल लेंस में इन अनेक स्थितियों की चर्चा न करके केवल दो स्थितियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में एक स्थिति होगी अनंत पर जब कोई वस्तु स्थित हो और दूसरी स्थिति होगी प्रकाश केंद्र में अनंत के मध्य जब कोई वस्तु स्थित हो। जिस प्रकार की स्थितियां हम दर्पणों में उत्तल दर्पण के लिए पढ़ते थे, उसी प्रकार की दो प्रकार की स्थितियां यह अवतल लेंस के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। देखो, अवतल लेंस में नंबर पहली स्थिति की हम चर्चा करते हैं जब वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखो, मैंने बताया था जब भी एग्जाम में हमसे पूछे कि जब वस्तु कोई सी भी स्थिति बताई तो सबसे पहला काम क्या करना, हमको सबसे पहला काम ये करना है कि किस लेंस की बात कर रहा है या किस दर्पण की बात कर रहा है, या लेंसों की बात करें तो किस लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, पहले हम लेंस बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे और उसके समक्ष जो विभिन्न बिंदु हैं उनको अंकित करेंगे। उसके पश्चात ये देखते हैं कि वस्तु को कहां पर रखवा रहा है। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं हमने बनाया ये अवतल लेंस। क्या बना दिया हमने? अवतल लेंस। ये पहला काम किया हमने, अवतल लेंस बना दिया। इसके बाद में ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। इसके साथ में हम देखें तो ये स्थिति जैसे F1 और ये स्थिति क्या हो गई 2F1। ठीक है, इसके बाद में ये स्थिति क्या हो गई यहां पर F2 और ये स्थिति क्या हो गई 2F2। ठीक है, इसके बाद अनंत वाली स्थिति की बात करें तो अनंत वाली स्थिति मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस तक पहुंचती हैं तो वो लगभग मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और इसीलिए जब अवतल लेंस में हो या उत्तल लेंस में हो, जब अनंत पर वस्तु रखी हो और उससे प्रतिबिंब निर्माण की हम बात करते हैं तो दो समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती हैं, 2 या 3 या 4 समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती हैं और वो समांतर किरणें अपवर्तित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या प्राप्त हो जाता है, हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। देखो, हम देखते हैं कि ये कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल लेंस पर आपतित हुई। इसी प्रकार ये कोई समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर
अवतल लेंस पर आपतित हुई। हमको पता है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अवतल लेंस क्या काम करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो ये इस प्रकाश की किरणों को इधर फैला देता है। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रकाश की किरण F1 से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रकाश की किरण भी फैल जाती है, इसको भी फैला देता है। तो ये कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? यहां से। यानी कि हम देखें, हमने पढ़ा था कि जब कोई भी दो परावर्तित किरणें, अगर दर्पण की बात करें और लेंस की बात करें, तो कोई भी दो अपवर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक इसमें एक अपवर्तित किरण इस दिशा में जा रही है और दूसरी अपवर्तित किरण इस दिशा में जा रही है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। जब इन प्रकाश की किरणों को डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये मुख्य फोकस F1 पर एक दूसरे को काटती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंबों के लिए एक बात पढ़ी थी कि यदि परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक। लेकिन यदि हमको डॉटेड लाइन से बढ़ाना पड़े और फिर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो बेटा देखो, हम डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं और जब पीछे की ओर प्रकाश की किरणों को बढ़ा रही हैं तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस F1 पर काट रही हैं। इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? यहां आभासी होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है? प्रतिबिंब में कहां बन रहा है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F1 पर, मुख्य फोकस F1 पर। बात करें साइज की, साइज हम मुख्य अक्ष के साथ में मापते हैं कि मुख्य अक्ष से कितना ऊपर तक बन रहा है या मुख्य अक्ष से कितना नीचे तक बन रहा है। लेकिन ये तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है एक तरह से, ठीक है। तो साइज कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, या बोल सकते हैं बिंदुवत, अत्यधिक छोटा या बिंदुवत। नेक्स्ट करते हैं प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति होगी आभासी, आभासी, और कैसा बनता है? सीधा बनता है। आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। तो हमको सिंपल वे में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जब कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस F1 पर। प्रतिबिंब की साइज क्या होगी? अत्यधिक छोटा या बिंदुवत होगा। और प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। नेक्स्ट स्थिति की बात करते हैं। जब वस्तु अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो, प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो, वही बात करते हैं हम। सबसे पहले अवतल लेंस का डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, ये जैसे F1 2F1, वैसे इन स्थितियों की आवश्यकता नहीं है। F2 और 2F2, F2 और 2F2। अब देखो, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी, आप जब वस्तु अनंत प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो, ये बात क्यों बोली? आप ये भी बोल सकते थे
कि जब वस्तु 2f से परे रखी हो, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, जब वस्तु f1 और 2f1 के मध्य रखी हो, जब वस्तु f1 पर रखी हो, जब वस्तु f1 और प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो। यहां पर इन स्थितियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे उत्तर लेंस में इन स्थितियों की बात की थी हमने, यहां पर इन स्थितियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो बेटा, इन स्थितियों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, यहां प्रत्येक स्थिति में जहां पर भी वस्तु को रखा जाएगा उन सभी स्थितियों में समान प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, साइज वही छोटा प्राप्त होगा, प्रकृति कैसी प्राप्त होगी हमको? आभासी और सीधा प्राप्त होगा। जिस भी स्थिति में रखेंगे तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति भी वही प्राप्त होगी, प्रतिबिंब का साइज भी वही, और इसके साथ साथ हम बात करें तो प्रकृति भी समान प्राप्त होती है। इसलिए सभी स्थितियों में न रख करके मुख्य रूप से हम ओवरऑल सबके लिए एक स्थिति की चर्चा कर देते हैं कि अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य रखा हो, क्योंकि सभी स्थितियों में समान बनने के कारण सभी स्थितियों को एक साथ बोला जा रहा है, अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो। ठीक है, अब देखो अनंत और प्रकाश केंद्र के मध्य, जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए कोई वस्तु यहां रखी हुई है, कहीं पर भी रख दिया हमने, यहां रखी हुई है कोई वस्तु। पहला नियम, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाकर के जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपसारित। जब उस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वो फोकस में से अपसारित होती प्रतीत होती है। यह हमने पहला नियम पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद तीसरा नियम क्या पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र में से गुजर कर जाती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। देखो बेटा, ये प्रकाश की किरणें, यह इसका प्रतिबिंब यहीं पर माना जाता है। ये प्रकाश, यहां प्रकाश किरण टकरा गई तो उसका प्रतिबिंब यही माना जाता है। ये अपवर्तित किरण, इसकी अपवर्तित किरण जो इसके आपतित किरण के साथ में टकरा गई, वहीं पर प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को माना जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं? प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं? F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य, F1 व प्रकाश केंद्र के मध्य। साइज क्या होगा? साइज कैसा होगा? बिंब से छोटा। बिंब का मतलब वस्तु, बिंब से छोटा। और प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। आभासी एवं कैसा प्राप्त होगा? सीधा प्राप्त होगा। आभासी एवं सीधा प्राप्त होगा। तो सभी स्थितियों की बात आ गई। अब इसमें इस वस्तु को चाहे हम 2f पर रखते हैं, चाहे हम 2f1 और f1 के मध्य रखते हैं, चाहे f1 पर रखते हैं, सभी स्थितियों में रखेंगे तो ये सारी की सारी बातें समान प्राप्त होंगी। सारी बातें समान प्राप्त होंगी। इसीलिए अवतल लेंस में अलग अलग स्थितियों की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि सभी स्थितियों में जहां भी रखेंगे प्रतिबिंब F1 में प्रकाश केंद्र के मध्य प्राप्त होगा, बिंब से छोटा ही प्राप्त होगा, आभासी एवं सीधा ही प्राप्त होगा। जैसे इसी डायग्राम में मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि मान लीजिए हमने वस्तु को यहां रख दिया, यहां रख दिया वस्तु को 2f1 पर, तो पहला नियम तो ये लग गया। ठीक है, इसके बाद में हम लगाते हैं तीसरा नियम। ये प्रकाश की किरण यहां से गुजर करके चली जाएगी, यहां काट रही है तो ये प्राप्त हो गया। ये कैसा प्राप्त हुआ? F1 में प्रकाश केंद्र के मध्य प्राप्त हुआ, बिंब से छोटा ही प्राप्त हुआ, आभासी एवं सीधा प्राप्त हुआ। मान लीजिए किसी वस्तु को यहां रख दिया हमने यहां पर रख दिया, इन दोनों के मध्य रख दिया, F1 और 2f1 के मध्य। पहला नियम ये लग गया। इसके अलावा हम लगाते हैं तीसरा नियम। ये यहां काट रही है तो कैसा प्राप्त हुआ? F1 और प्रकाश केंद्र के मध्य प्राप्त हुआ, बिंब से छोटा प्राप्त हुआ, आभासी एवं सीधा प्राप्त हुआ। तो विभिन्न स्थितियों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, लेकिन बिंब से बड़ा नहीं बनेगा, बिंब से तो हमेशा छोटा ही रहेगा।
यहां थोड़ा बहुत बड़ा छोटा बन सकता है, इसीलिए ये लिखा है कि जब कोई वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो, सभी स्थितियों के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति समान प्राप्त होता है, इसलिए कॉमन वे में हम बोल देते हैं अनंत और प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो। तो ये था हमारे पास में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में दो स्थितियों की हमने चर्चा की, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो और दूसरी स्थिति अनंत के अतिरिक्त अन्य किस स्थान पर रखी हो, या बोल सकते हैं अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य रखी हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में लेंस सूत्र। क्या आता है? लेंस सूत्र। देखो जैसा हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र, जैसा क्या पढ़ा था दर्पण सूत्र, ठीक उसी प्रकार से लेंस सूत्र आता है, केवल चिन्ह परिवर्तित होगा। केवल क्या परिवर्तित होगा? चिन्ह परिवर्तित होगा। हमने जाना था कि बिंब दूरी कोमा प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध दर्शाने वाला, यानी कि लेंसों में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के मध्य जिस सूत्र के द्वारा संबंध दर्शाया जाता है वह सूत्र लेंस सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें बिंब दूरी किसे कहते हैं? कि लेंस की बिंब से दूरी, यानी कि लेंस के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, उस वस्तु की लेंस से जितनी दूरी होगी वो दूरी क्या कहलाएगी? बिंब दूरी कहलाएगी। और उसको अंग्रेजी के यू से हम दर्शाते हैं। दर्पणों में भी बिंब दूरी होती थी, वही दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते थे। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, और इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फोकस दूरी, मुख्य फोकस। ठीक है, कि प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। यदि हम सूत्र की बात करते हैं तो वहां पर हमने देखा था दर्पणों में क्या देखा था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यह चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है बेटा? लेंस सूत्र। इसे क्या बोलते हैं हम? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है हमारे पास में? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण सूत्र क्या होता था? दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था हमने? दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था? दर्पण सूत्र हमने 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या था हमारे पास में? दर्पण सूत्र। ये क्या था? दर्पण सूत्र। तो घटनाक्रम परिवर्तन के कारण यह चिन्ह परिवर्तित हुआ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये अंतर भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अंकीय प्रश्न हम करते हैं तो ये चिन्ह ही विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यह माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक चिन्ह के आधार पर हम अंतर को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, आवर्धन और आवर्धनता। नेक्स्ट टॉपिक आना हमारे पास में आवर्धन। लेंसों में पढ़ा था हमने, लेंसों में भी हमने आवर्धन पढ़ा था
और यहां भी हम आवर्धन की बात कर रहे हैं। तो आवर्धन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पहले तो आवर्धन को किससे दर्शाते हैं हम? एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। ठीक है। और सूत्र क्या पढ़ा था हमने? आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ में अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। यानी कि आवर्धन बराबर क्या पढ़ा हमने? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ अनुपात, बिंब की ऊंचाई के साथ अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। और यदि संकेतों के रूप में दर्शाएं तो m बराबर h डैश बटा h, m बराबर h डैश बटा h, ये क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। और जैसा हमने वहां पर पढ़ा था कि आवर्धन का यदि संबंध बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के साथ में बताएं तो वहां पर हमने क्या बताया था? m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, ये दर्पणों में बताया था। इसमें यदि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के साथ में संबंध बताएं तो m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u, ये संबंध होता है। यानी कि यहां चिन्ह परिवर्तित हो गया। वहां पढ़ा था हमने m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, लेकिन लेंसों में क्या हो गया? m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u। ठीक है कि जब हमको h डैश और h दे रखा है तो इसके आधार पर यह सूत्र यहां तक हो जाएगा, यह सूत्र यह हो जाएगा और इससे हम m का मान ज्ञात कर लेंगे। और यदि किसी स्थिति में h डैश और h का मान नहीं दे रखा है तो उस स्थिति में इस सूत्र में हम डायरेक्ट लगाएंगे m बराबर v बटा u, और v बटा u के मान से m के मान को ज्ञात कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या टॉपिक था हमारे पास में? आवर्धन। क्या था ये? आवर्धन। लेंसों के लिए आवर्धन का सूत्र क्या हुआ हमारे पास में? m बराबर h डैश बटा h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई के साथ में संबंध क्या कहलाया? आवर्धन कहलाता है। लेंसों के लिए यही बात बोलते हैं। लेकिन यदि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के साथ इसके संबंध को बताएं तो क्या संबंध होगा? m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u होगा। ध्यान रखने वाली बात है बेटा सूत्रों में। यदि मैं दर्पण के सूत्र की बात करूं, दर्पण के लिए आवर्धनता की बात करूं तो हमने पढ़ा था m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। ये किसके लिए पढ़ा था हमने? दर्पण के लिए। किसके लिए पढ़ा था? दर्पण के लिए। तो ये चिन्ह वाली बात ध्यान रखने वाली बात है, चिन्ह वाली बात हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने सिलेबस से पढ़ते हम। क्या पढ़ते हम? नेक्स्ट टॉपिक लेंस समता। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हमारे पास में? लेंस समता। क्या आ रहा है? लेंस समता। सबसे पहले समझने वाली बात ये कि लेंस समता क्या है आखिर? लेंस समता क्या है आखिर? ठीक है। तो देखो एक विशेषता क्या पढ़ते हैं हम लेंसों के लिए बात करें। जैसे ये हमारे पास में उत्तल लेंस है, ये हमारे पास में क्या है? उत्तल लेंस है। और ये हमारे पास में अवतल लेंस है। ये कोई क्या हमारे पास में? अवतल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। देखो यहां क्या देखते हैं हम कि जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ये आकर के गिर रही है जैसे, तो ये प्रकाश की किरणों को झुकाकर मुख्य फोकस से गुजारते हैं। झुकाकर कहां से गुजारते हैं? मुख्य फोकस से। ये प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये जैसे देखा हमने किस पर गिर रही है? ये अवतल लेंस पर। किस पर गिर रही है? अवतल लेंस पर। तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो यदि दोनों तरह के लेंसों की बात की जाए तो
उत्तल लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा, या हम सिंपल वे में बोलें कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने की क्षमता या अपसारित करने की क्षमता, यानी कि प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने की क्षमता या उनको फैलाने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? लेंस क्षमता। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब मुख्य अक्ष से समांतर चलकर प्रकाश की किरणें उत्तल या अवतल किसी भी लेंस पर आपतित हो रही हैं, तो प्रत्येक लेंस की यह विशेषता होती है कि वह प्रकाश की किरणों को कितना झुका सकता है या कितना फैला सकता है। यदि उत्तल लेंस होगा तो वह अभिसारित करेगा, वो झुकाएगा, और यदि अवतल लेंस होगा तो प्रकाश किरणों को फैलाएगा। दोनों लेंसों की जो ये क्षमताएं हैं, अभिसारित करने की क्षमता और अपसारित करने की क्षमता, ये क्षमताएं क्या कहलाती हैं? लेंस क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस क्षमताएं कहलाती है। अब कौन सा लेंस कितना ज्यादा फैला सकता है या कितना ज्यादा अपसारित फैला सकता है या इकट्ठा कर सकता है? देखो इसमें कुछ चीजें देखेंगे हम, यहीं पर समझ में आ जाएगा सब कुछ हमारे। देखो हमने उत्तल लेंस बनाया, जैसे हमने ये एक उत्तल लेंस बनाया है, एक उत्तल लेंस ये बनाया है और एक उत्तल लेंस हमने ये बनाया है। दोनों उत्तल लेंसों में क्या अंतर देख रहे हैं हम? दोनों उत्तल लेंसों में क्या अंतर देख रहे हैं? देखो मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने, ये इसका मुख्य अक्ष हमने बना दिया। देखने वाली बात क्या होगी कि इसके दोनों के अंदर दो दो वक्रीय पृष्ठ हैं, एक वक्रीय पृष्ठ ये, एक वक्रीय पृष्ठ ये, इसका एक वक्रीय पृष्ठ ये और एक वक्रीय पृष्ठ ये। यदि इसको हम गोला बनाए इस प्रकार से, इस प्रकार से गोला बनाया हमने, और इसमें भी ये गोला बनाया हमने, तो देखो क्या देख रहे हैं हम, इसके हम जैसे यहां क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र, यहां क्या हो गई फोकस दूरी, यानी कि F1। इधर क्या हो गया, जैसे ये 2F1 हो गया, और इधर क्या देखें, ये क्या हो गया 2F2, और ये क्या हो गया यहां पर F2, ये क्या हो गया यहां पर F2। इसकी बात करें तो इसका वक्रता केंद्र यहां से हो गया, यानी कि 2F1 यहां हो गया, और ये क्या हो गया F1। इधर जैसे बात करें तो ये क्या हो गया यहां पर 2F2, और ये क्या हो गया F2। ठीक है, यानी कि हम यहां पर ये विशेषता देख रहे हैं कि यदि वक्रीय पृष्ठ अधिक वक्रित है, अधिक वक्रित का मतलब क्या हुआ, जिसकी फोकस दूरी कम है, जिसकी फोकस दूरी कम है। यदि ज्यादा वक्रीय होगा, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी कम होगी, ऐसी स्थिति में क्या होगी, फोकस दूरी कम होगी। और अधिक वक्रीय है, अधिक वक्रीय की फोकस दूरी तो कम, और कम वक्रीय है, कम वक्रीय में क्या होगा कि फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, छोटे द्वारक के उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनकी फोकस दूरी कम होगी, यानी कि छोटे उत्तल लेंस या अवतल लेंस होंगे, उनमें वक्रीय पृष्ठ अधिक वक्रीय होगा, अधिक घुमावदार होगा, अधिक घुमावदार होगा, और अधिक घुमावदार होगा। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र का मान क्या होगा, कम होगा, फोकस दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। और यदि कम वक्रीय है, यानी कि घुमाव कम है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा गोला बनेगा एक तरह से, और फोकस दूरी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि छोटे द्वारक के या कम फोकस दूरी के उत्तल या उत्तल लेंस होंगे, उनकी क्षमता अधिक होती है, वो जल्दी झुकाएंगे, यानी कि ये प्रकाश की किरण आई और ये इस प्रकार से झुका देता है, इस प्रकार से झुका देता है। इसमें प्रकाश की किरण आई तो ये थोड़ी सी दूरी पर झुकाता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, दूरी पर है, फोकस दूरी अधिक है। ठीक है, ये तो तुरंत झुकाता है और ये थोड़ा सा आगे झुकाता है। इसका मतलब कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस या उत्तल लेंस के झुकाने की या फैलाने की क्षमता क्या होती है, प्रकाश किरणों को अधिक होती है। कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस या उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक फोकस दूरी के उत्तल लेंस या उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है। अवतल लेंस क्षमता कम होती है।
अब इसके सूत्र की बात करते हैं हम, सूत्र से और अधिक बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और अधिक बातें सूत्र से स्पष्ट हो जाएंगी। देखो सूत्र से किस प्रकार से स्पष्ट हो जाएंगी, सूत्र से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं हमारे पास में। इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। P क्या है यहां पर, P बराबर लेंस क्षमता, P बराबर क्या है, लेंस क्षमता, और F बराबर क्या है, फोकस दूरी। F बराबर क्या है, फोकस दूरी। ठीक है। अब देखो, यदि इसी सूत्र से जो सारी बातें हमने समझी हैं वो इसी सूत्र से भी स्पष्ट हो जाएंगी। कैसे हो जाएगी, यानी कि मैं फोकस दूरी के मान को बढ़ाता हूं, सूत्र में फोकस दूरी के मान को बढ़ाता हूं, तो फोकस दूरी का मान बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये संबंध जो बता रहे हैं, ये संबंध हो रहा है P व्युत्क्रमानुपाती 1/f। ये इस प्रकार का संबंध आ रहा है, क्योंकि जैसे इसका मान 5 है और 5 में 5 का भाग हम 1 में देंगे, ठीक है, और यदि इसका मान बढ़ता है 10 होगा, 5 का भाग 1 में देंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति के अंदर देखेंगे जो मान आता है हमारे पास में, वो भी अब आगे प्रश्न करेंगे। और यदि इसका मान बढ़ जाता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि f का मान बढ़ता है, फोकस दूरी का मान बढ़ता है तो p का मान कम हो जाता है, और f का मान कम होता है तो p का मान बढ़ जाता है। यानी कि p और f में यदि संबंध की बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि फोकस दूरी का मान बढ़ता है, लेंस क्षमता का मान घटता है, फोकस दूरी का मान घटता है, लेंस क्षमता का मान बढ़ता है। ठीक है, एकदम उल्टा होता है। अब यदि इसके मात्रक की बात करें कि लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, या डायोप्टर के नाम से जानते हैं। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर के नाम से जानते हैं, या डायोप्टर के नाम से जानते हैं। डायोप्टर, या क्या बोल सकते हैं, डायोप्टर के नाम से जानते हैं। तो लेंस क्षमता का मात्रक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनेक बार पूछ लेता है। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, और लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें, यदि एक से अधिक लेंस काम ले रहे हैं कहीं पर यदि कहीं पर एक से अधिक लेंस हम काम में ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि उनका कॉमन लेंस क्षमता निकाली जाए, सबकी सामूहिक लेंस क्षमता निकाली जाए, तो अलग अलग लेंस क्षमताओं का योग कर देंगे। यानी कि कई चश्मे के अंदर एक से अधिक लेंसों का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट डॉट डॉट, या बोल सकते हैं Pn। यानी कि विभिन्न लेंस जो एक साथ मिलकर के काम में लिए जा रहे हैं, वहां पर लेंस क्षमता की बात करें तो अलग अलग लेंस क्षमताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यदि सिंपल वे में हम बोले कि लेंस क्षमता सब साधारणतः क्या होती है, साधारणतः हम बात करें, साधारण जीवन में बात करें तो एक नाम सुनते हैं हम, चश्मे का नंबर। चश्मे का नंबर, चश्मे का नंबर, यही लेंस क्षमता है, यही लेंस क्षमता है। यानी कि लेंस क्षमता को साधारण रूप में किस नाम से जानते हैं, चश्मे का नंबर के नाम से जानते हैं। चश्मा कितने नंबर का है, प्लस के अंदर 0.3 का है, प्लस में 0.4 का है, या माइनस में 0.3, 4, 5 जो भी है, जो चश्मे का नंबर होता है वो चश्मे का नंबर ही क्या है, लेंस क्षमता है। तो लेंस क्षमता को ही साधारणतः किस नाम से जान रहे हैं हम, चश्मे के नंबर के नाम से जान रहे हैं। किस नाम जान रहे हैं, चश्मे के नंबर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। लेंस क्षमता किसे कहते हैं, किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसे लेंस क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस क्षमता। और लेंस क्षमता को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P के द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। हमने ये भी जाना था
कि यदि फोकस दूरी का मान कम होता है तो लेंस की क्षमता अधिक होती है, यानी कम फोकस दूरी के लेंसों की क्षमताएं अधिक होती हैं और अधिक फोकस दूरी के लेंसों की क्षमताएं क्या होगी, कम होगी। यह बात सूत्र से भी स्पष्ट हो जाती है, यानी कि एफ का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पी का मान वैसे वैसे कम होता जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि यदि एक से अधिक लेंस हैं और उनकी सामूहिक लेंस क्षमता हमको देखनी है तो सबकी अलग अलग लेंस क्षमताओं के योग के बराबर लेंस क्षमता होती है। लेंस क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। और साधारणतया चश्मे के नंबर के नाम से जाना जाता है। लेंस क्षमता किस नाम से जाना जाता है, चश्मे के नंबर के नाम से जाना जाता है। अब एक बात और सीखनी हमको, यहां उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमताओं की बात करें। उत्तल लेंस व अवतल लेंस की क्षमता, उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता। अच्छा, उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता की बात करें तो देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमने पहले ये बात समझ ली थी, उत्तल लेंस व उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। कैसी होती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों से एक बात निकल कर के आती है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होगी, जब एफ का मान धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। तो एक बात लिख सकते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। और ये उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक क्यों होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक क्यों होती है, ये किस आधार पर होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। जब कोई भी धनात्मक मान यहां रखा जाएगा तो कैसा होगा, पी का मान धनात्मक ही आएगा। और जब कोई ऋणात्मक मान यहां रखा जाएगा तो पी का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसलिए उत्तल की लेंस क्षमता धनात्मक और अवतल की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब एक आंकिक प्रश्न करके देखते हैं। यहां पर हम देखो लेंस क्षमता से संबंधित क्वेश्चन करते हैं हम। लेंस क्षमता से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास में एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। हम जानते सूत्र क्या होते हैं, P बराबर 1/f। यहां ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये लेंस कौन से है, उत्तल लेंस। क्योंकि लेंस की जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि फोकस दूरी क्या होगी, अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की बात करेगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। यहां किसी प्रकार का चिन्ह नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, तो P बराबर 1/f। एफ का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमको वहां पर सिंपल सा सूत्र हमारे पास में, लेंस क्षमता का P बराबर 1/f। और F का मान देगा तो P का मान ज्ञात करवा लेगा, या P का देगा F का मान ज्ञात करवा लेगा। ये बात निर्भर नहीं करती है, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि वो अधिकांशतः जो मान देता है आपको, वो मान देता है सेंटीमीटर में। फोकस दूरी का किसमें देता है मान, सेंटीमीटर में। और हमको वो मान किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 25/100, तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अब देखो P बराबर 1/0.25, कितना मान रख देंगे हम, 0.25। तो P बराबर क्या रख दिया, ये मान जैसे 100 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया, ये 25 चौका 100, 4D, D का मतलब डायोप्टर।
डी का मतलब है डायप्टर। कितना मान आ गया, पी का मान 4d। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाली बात क्या है, एग्जाम में जब भी मान दे सबसे पहले हमको लेंस का ध्यान रखना है कि कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल की कर रहे हैं या उत्तल की। उत्तल की कर रहे हैं तो फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की कर रहे हैं तो फोकस दूरी ऋणात्मक। दूसरी ध्यान रखने वाली बात, मान हमको सेंटीमीटर में देता है और मान किस में चेंज करना होगा, फोकस दूरी का मीटर में चेंज करना होगा। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उसके बाद में पढ़ा हमने लेंस सूत्र, उसके बाद में उसका आवर्धन, और उसके बाद में क्या पढ़ा हमने, लेंस क्षमता। क्या पढ़ा, लेंस क्षमता। ये सारे टॉपिक सिंपल हैं, मैं समझता हूं आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, उसके बाद में एक बार आप रिवाइज करके देखेंगे और अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।